सब वन में गुफा की ओर चलने लगते हैं। इस बात का पता प्रजावासियों को भी लगता है और अब वो भी वन में जाने लगते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर मंत्री को चिंता होने लगती है कि कहीं सच में लकड़हारे ने सब देख तो नहीं लिया है। महाराज उस गुफा में आते हैं। इस बार भी गुफा में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता है। महाराज अब गुस्सा हो जाते हैं और लकड़हारे, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे प्रमाण दिखाने वाले थे ना? हाँ महाराज, कुछ क्षण रुकिए, आपको सब पता चल जाएगा। अवधपुरी नाम के गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। बिरजू बहुत ईमानदार था। उसकी ईमानदारी के चर्चे गांव में सब करते थे। बिरजू अच्छी और सूखी लकड़ियां बेचता था और कभी भी लालच में आकर ज्यादा दाम नहीं लेता था, इसलिए सब बिरजू से लकड़ी खरीदते थे। पर उसकी पत्नी बिजली को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि बिरजू को भी बाकी लकड़हारों की तरह लकड़ी के दाम बढ़ा देने चाहिए। एक दिन, अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब लकड़ियों के दाम बढ़ा दीजिए। बाकी लकड़हारे तो कितने ज्यादा दाम में लकड़ी बेचते हैं और आप हैं कि दाम बढ़ाते ही नहीं हैं। उस समय बारिश में बहुत लोगों की लकड़ियां भीग गई थी, तब उन्होंने नई लकड़ियां मुंह मांगी दाम में खरीदी हैं। उस समय आपको भी अपना फायदा करवा लेना चाहिए था। बाकी लोग क्या करते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपने काम के अनुसार दाम निश्चित करता हूँ। मैं उन बाकी लकड़हारों की तरह लालची नहीं हूँ जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊंचे दाम में लकड़ी बेचें और खुद मुनाफा कमाएं। बारिश में लकड़ियां भीगने से लोगों का कितना नुकसान हुआ था। ऐसे में उनकी सहायता करने के स्थान पर उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, ये इंसानियत के विरुद्ध है। मैं ईमानदारी से अपना काम करना जानता हूँ बस। बिरजू कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह बिरजू वन में लकड़ी काटने गया हुआ था। वो एक गुफा की तरफ से वन में आगे जा रहा था। तभी उसे उस गुफा से किसी की बातें करने की आवाज आने लगती है। बिरजू कुछ विचार करता है और उस गुफा की तरफ जाता है। वो गुफा में बाहर छुपकर खड़ा रहता है और देखने लगता है। भीमा, सुदामा, जल्दी आओ, वो सब बोरियां कहीं कोई देख न ले। अरे इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं आप मंत्री जी? इस वन में कौन आएगा? अरे मूर्ख, कई लकड़हारे आते हैं वन में लकड़ियां काटने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि सब ध्यान पूर्वक करो। इतने सालों से जो काम हम छुपकर करते आए हैं वो केवल एक गलती से बिगड़ न जाए। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, इतने सालों से प्रजा के कर के रूप में जो मिलता है वो सब अपने लिए अलग रख रहे हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला है तो आगे भी नहीं चलेगा। ठीक है, जल्दी करो, वो अनाज की बोरियां लेकर अंदर आओ। और हाँ, वो सोने के सिक्के भी अनाज की बोरियों में ही छुपा दो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। राज्य का मंत्री अपने दो नौकर भीमा और सुदाम के साथ प्रजा राजा को कर देती थी। उसका कुछ हिस्सा निकाल कर छुपा रहे थे। बिरजू ध्यान से देखता है तो गुफा के अंदर बहुत सारी अनाज की बोरियां, सोने चांदी के सिक्के, इतना ही नहीं फल और सब्जियां भी रखे हुए थे। बिरजू ये सब देखकर चौंक जाता है और दूर चला जाता है। इसका अर्थ है कि मंत्री जी प्रजा के दिए हुए कर को लूट रहे हैं। महाराज प्रजा से कर लेकर गरीबों की सहायता करते हैं। कर के रूप में जो अनाज मिलता है उसे संकट के समय के लिए बचाकर राजकोष में रख देते हैं और मंत्री जी उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो सरासर बेईमानी है। महाराज का कितना विश्वास है मंत्री जी पर। मुझे महाराज को सब सत्य बता देना चाहिए। बिरजू ऐसा विचार करता है और उस राज्य के महाराज रामचरण के पास आता है। द्वारपाल उसे रोकते हैं। बिरजू कहता है कि उसे महाराज से बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। बिरजू द्वारपाल को धक्का देकर अंदर आ जाता है। महाराज, महाराज, मुझे आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है। कौन हो तुम और ऐसे बिना अनुमति के राज्यसभा में कैसे प्रवेश किया है तुमने? बिना अनुमति आने के लिए क्षमा कीजिए महाराज।
परंतु मैं आपसे जो बात करने आया हूँ वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं अवधपुरी में रहने वाला एक लकड़हारा हूँ, बिरजू। आज मैं रोज की तरह वन में लकड़ियाँ काटने लगा था, तब मैंने मंत्री जी को 2 नौकरों के साथ एक गुफा में बहुत बड़ा खजाना छुपाते हुए देखा है। आप हम प्रजावासियों से जो कर लेते हैं उसका कुछ हिस्सा मंत्री जी अलग रख रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम जानते भी हो कि तुम इस राज्य के मंत्री पर कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो। मैं गलत और असत्य आरोप नहीं कर रहा हूँ महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी अपनी आंखों से मंत्री जी और उनके नौकरों को उस गुफा में देखा है। बिरजू बात ही कर रहा था कि तभी मंत्री जी वहां आते हैं। मंत्री जी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखिए, ये लकड़हारा आप पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कैसा गंभीर आरोप महाराज? इसका कहना है कि आप कर के स्वरूप में मिलने वाला अनाज और वस्तुएं कहीं छुपा देते हैं। क्या मैं और चोरी करता हूँ? छी 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 छी, राज्य के मंत्री पर इतना गंभीर आरोप? महाराज, आप तो जानते हैं कि इतने सालों से मैं पूरी निष्ठा से राज्य का कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य के लिए खर्च किया है और ये एक सामान्य लकड़हारा मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, मंत्री जी अभी नाटक कर रहे हैं। प्रलाप मत करो लकड़हारे, तुम मुझे वन में कैसे देख सकते हो? मैं तो अभी राज्य की सीमावर्ती इलाके में गया था। मंत्री हड़ाहड़ असत्य बोल रहा है, ये देखकर बिरजू आश्चर्य में पड़ जाता है। नहीं महाराज, मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं। वो कुछ देर पहले उस वन में उस गुफा में ही थे और उनके साथ 2 नौकर भी थे। नहीं महाराज, मैं अकेला सीमा पर गया था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। लकड़हारे, तुमने मुझे वहां देखा था, इसका तुम्हारे पास कोई प्रमाण है क्या? नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, पर महाराज उस गुफा में प्रमाण मिल सकता है जहां इन्होंने वो सब छुपाया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं, मंत्री जी बेईमानी कर रहे हैं। बिरजू की ये बात सुनकर मंत्री जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें छाने लगती हैं। महाराज विचार करते हैं कि एक बार उस लकड़हारे की बात सुन लेनी चाहिए। मंत्री जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, परंतु हमें प्रजा के मन का समाधान करना चाहिए, इसलिए हम एक बार वहां जाकर देख लेते हैं। अवश्य महाराज, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मैं खुद आपके रथ का सारथी बनता हूँ। कुछ देर के बाद मंत्री, महाराज के साथ कुछ सैनिक और बिरजू उस वन में आकर पहुँचते हैं। महाराज, वो देखिए, उस गुफा में सब छुपाया हुआ है। महाराज, मंत्री और बाकी सब बिरजू के पीछे उस गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही बिरजू के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। कुछ देर पहले उसने उस गुफा में चमचमाता खजाना और अनाज की बोरियां देखी थी। वहां अभी अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। यह देखकर, देखिए महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था आपको कि ये असत्य बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। कुछ देर पहले यहाँ वो सब कुछ था, पर पता नहीं अब कहाँ है। पर मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम सत्य कह रहे हो तो कहाँ है वो खजाना और अनाज? लकड़हारे, तुमने हमारे राज्य के मंत्री पर ऐसा ओछा और गंभीर आरोप करके बहुत बड़ा अपराध किया है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारा विश्वास करके ही मैं यहाँ तक आया हूँ, पर यहाँ तक कुछ भी नहीं है। तुमने मंत्री जी पर बहुत गलत और गंभीर आरोप लगाया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, मुझे दंड मत दीजिए। बिरजू महाराज के सामने हाथ जोड़ता है। ये देखकर महाराज, ठीक है, तुम्हें अपने अपराध का बोध है और तुम क्षमा मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ,
परंतु स्मरण रहे, आगे से ऐसे किसी पर भी आरोप करने से पहले 100 बार सोच लेना, नहीं तो फिर तुम्हें मेरे दंड से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर महाराज चले जाते हैं। मंत्री एक बार गुस्से भरी नजरों से बिरजू की तरफ देखता है और चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू फिर वन में लकड़ी तोड़ने जाता है। तब उसे रास्ते में एक लाल रंग की पोटली पड़ी हुई दिखाई देती है। बिरजू वो पोटली उठाता है और खोल कर देखता है तो वो चौंक जाता है। उस लाल रंग की पोटली में सोने के गहने होते हैं। अरे, ये गहनों की पोटली यहाँ कैसे पड़ी है? किसकी होगी ये पोटली? क्या करूं इस पोटली का? पता नहीं, किसी प्रवासी से सामान से गिर गई होगी। इसे यहीं रख देता हूँ, वो जब ढूंढने आएंगे तब यही मिल जाएगी। बिरजू वो पोटली उसी जगह रख देता है और लकड़ी काटने आगे चला जाता है। फिर एक दिन उसे उसी जगह पर फिर एक पोटली दिखाई देती है। बिरजू पोटली खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने के सिक्के भरे होते हैं। बिरजू अपनी ईमानदारी की वजह से वो पोटली भी वहीं रख देता है और घर वापस आ जाता है। वो कुछ विचार करते हुए बैठा हुआ होता है। तब बिजली। अजी क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हैं आप? किस बात का इतना विचार कर रहे हैं? अरे, कुछ दिनों से वन में मेरे साथ अजीब घटना घट रही है। क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? अरे क्या बताऊं, मैं वन में गया था, तब मुझे एक ही स्थान पर 2 पोटलियां दिखाई दी। एक बार में उसमें सोने के गहने थे और दूसरी बार में सोने के सिक्के। क्या? सोने के गहने और सिक्कों से भरी पोटलियां? फिर आपने क्या किया? मैंने वो पोटलियां वहीं रख दी और घर आ गया, पर समझ नहीं आ रहा कि वहां 2 बार इतनी मूल्यवान पोटलियां कैसे आ सकती हैं। क्या वही छोड़कर आ गए? अरे आपको तो कुछ भी समझ नहीं आता है। आप वो पोटलियां लेकर घर क्यों नहीं आए? एक बार तो विचार किया होता कि उन पोटलियों को पाकर हम कितने धनवान बन जाते। बिजली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं ईमानदारी से धन कमाने में विश्वास रखता हूँ। ऐसे चोरी करके मुझे धनवान नहीं बनना है। अरे लेकिन ये चोरी कैसे हो सकती है? आप जानबूझकर तो किसी का कुछ नहीं ले रहे हैं। ये तो जमीन पर पड़ी हुई वस्तु को आपने उठाया, तो वो चोरी नहीं हो सकती। नहीं बिजली, एक बार विचार करो कि वो गहने, वो सिक्के किसी जरूरतमंद के भी तो हो सकते हैं। कोई कर्जे के तौर पर वो सिक्के लेकर जा रहा होगा, या कोई अपनी बेटी के ब्याह के गहने बनवा कर ले जा रहा होगा। यदि वो लोग अपने धन को ढूंढते हुए वापस आए और उन्हें वो धन वहां प्राप्त नहीं हुआ, तो उन पर कितना बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए मैं वहीं छोड़कर आ गया। अब तो हद हो गई आपको ईमानदारी और सज्जन स्वभाव की। अरे आप तो वो सब वहीं रख कर आ गए। और कभी विचार किया है कि किसी दूसरे लकड़हारे के हाथ वो दोनों पोटलियां लग गई हो तो वो उसे वहाँ नहीं छोड़ेगा, अपने साथ ही लेकर आएगा। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि आपके ऐसे स्वभाव का क्या करूं। बिजली बिरजू पर गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। उधर मंत्री एक खुफिया जगह पर भीमा और सुदाम को मिलने के लिए बुलाता है। क्या हुआ मंत्री जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उस लकड़हारे बिरजू को हमारे विषय में सब पता चल गया है। उसने महाराज के पास जाकर मेरी शिकायत भी की थी, परंतु महाराज का मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं बच गया। वो महाराज को लेकर गुफा में भी गया था, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला और मैं निश्चिंत हो गया। परंतु आगे हमें और चौकन्ना रहकर काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। परंतु मंत्री जी, जब आप सब महाराज के साथ गुफा में गए थे, तब वो सारा खजाना गायब कहाँ हो गया? एक रहस्य जो तुम्हें भी पता नहीं है और तुम्हें उस विषय में पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। अब तुम दोनों जाओ, मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए यहाँ बुलाया था। भीमा और सुदाम के जाने के बाद मंत्री जी उसी खुफिया जगह पर एक तांत्रिक को मिलने के लिए आता है। मंत्री उसे धन की एक पोटली देता है और ये लो, तुमने अपना काम बहुत खूबी से पूर्ण किया है, परंतु अभी तुम्हें कहीं जाकर छुपना होगा। एक व्यक्ति को मुझ पर संदेह हो गया है। अब कुछ दिनों के लिए मुझे मेरी गतिविधियां बंद रखनी है, इसलिए अब कुछ समय हम नहीं मिलेंगे। अवश्य मंत्री जी,
परंतु जब भी आपको आवश्यकता हो मैं अपनी शक्ति आपके लिए उपयोग करने के लिए सज्ज हूँ। धन लेकर तांत्रिक चला जाता है और मंत्री भी अपने घर लौट जाता है। एक दिन फिर बिरजू लकड़ी तोड़ रहा था। बिरजू एक सूखे हुए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है और उस पेड़ के टूटते ही उस पेड़ के अंदर से रोशनी आने लगती है। बिरजू उस रोशनी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और नीचे झुककर देखने लगता है। तब उस पेड़ के अंदर कई सारे हीरे चमक रहे होते हैं। अरे, इस पेड़ के अंदर किसी ने इतने सारे हीरे छुपा कर रखे हैं, पर ये कैसे हो सकता है? जाने दो, मैं क्यों ये विचार कर रहा हूँ। जिसके भी होंगे वो लेकर जाएगा। बिरजू उन हीरों को ना देखकर काटी हुई लकड़ियां बांधकर ले जाने लगता है। तभी अचानक एक पेड़ से उड़ते हुए एक तोता उसके पास आता है और रहस्यमयी आवाज में बोलने लगता है। लकड़हारे, मुझे कुछ लकड़ियां दे दो। तोते को ऐसा बोलते हुए देखकर बिरजू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। एक तोता और वो भी बोलने वाला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, तुम जो देख रहे हो वो सच है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ और मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। क्या तुम मुझे दे दोगे? परंतु मैं तुम्हें धन नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं तोते, तुम्हें मुझे धन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें लकड़ियाँ अवश्य दे देता हूँ, परंतु तुम लकड़ियाँ लेकर कैसे जाओगे? बिरजू के ऐसा कहते ही रंग बिरंगी किरणों के साथ तोता अचानक एक ऋषि में बदल जाता है। बिरजू उन्हें देखकर प्रणाम करता है और कल्याण हो पुत्र। बाबा, आप ही तोते का रूप लेकर मुझसे बात कर रहे थे? हाँ पुत्र, मैं ही तोता बनकर तुमसे लकड़ी मांग रहा था। मैं इस वन में सामान्य तौर पर तोता बनकर ही रहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। उस दिन तुम यहाँ महाराज के साथ आए थे। हाँ बाबा, मंत्री की पोल खोलने के लिए मैं महाराज को लेकर आया था। वो मंत्री राज्य के धन को लूट रहा है, परंतु पता नहीं, जब मैं महाराज को लेकर आया तब उस गुफा में कुछ भी नहीं था, और जब मैंने पहले देखा था तब बहुत सारा धन था। ऐसा कैसे हो गया? इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में देता हूं पुत्र। तुम उस मंत्री की बेईमानी से गुस्सा हो गए थे। हाँ बाबा, मुझे बेईमानी से सख्त नफरत है। मैं खुद अपना जीवन ईमानदारी से जीता हूं। मैं जानता हूं पुत्र। आप कैसे जानते हैं बाबा? तुम्हें स्मरण है, कुछ दिनों पहले तुम्हें वन में सोने के गहने और सिक्के मिले थे। हाँ, और मैं उन्हें वहीं छोड़कर चला गया था। वो मैंने ही उस स्थान पर प्रकट किए थे। क्या? और अभी कुछ देर पहले उस पेड़ में जो हीरे दिखाई दिए वो? हाँ, वो हीरे भी मैंने ही उस पेड़ में प्रकट किए थे। परंतु क्यों बाबा? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पुत्र। तुम ईमानदार हो, परंतु अधिक से अधिक लालच सामने आने के बाद भी तुम अपनी ईमानदारी को छोड़ते हो या नहीं, ये मैं देखना चाहता था, और तुम उस परीक्षा में सफल हो गए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में लेश मात्र भी लालच नहीं है। धन्यवाद बाबा। मैं श्रम और मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूं बाबा। लालच और कम समय में धनवान बनने की लालसा में हम पाप के भागी हो जाते हैं। परंतु बाबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैंने उस दिन उस गुफा में इतना बड़ा खजाना देखा था, पर जब मैं महाराज को लेकर आया तब वहां कुछ भी नहीं था। मंत्री असत्य बोल रहा है, ये सही है, परंतु इतने कम समय में उसने वो खजाना कहां छुपाया होगा? वो मंत्री दुष्ट है। अपने ही राज्य का धन चुरा कर महाराज के साथ धोखा कर रहा है। उसने एक तांत्रिक को अपना मोहरा बनाया है। मंत्री ने अपने साथियों के साथ लूटे हुए खजाने को तांत्रिक उसकी तंत्र विद्या से गायब कर देता है। जब भी मंत्री को आवश्यकता होती है, तांत्रिक फिर से उस खजाने को प्रकट कर देता है, और उसके बदले मंत्री उस लोभी तांत्रिक को धनवान बना रहा है। क्या इतना बड़ा षड्यंत्र
बाबा, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं मंत्री जी। हाँ, गलत तो है, पर अब समय आ गया है मंत्री की सच्चाई महाराज के सामने आए। परंतु कैसे बाबा? महाराज तो मंत्री जी पर बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, तुम यदि किसी भी प्रकार महाराज को उस गुफा के पास लेकर जाओ तो वो खजाना प्रकट हो सकता है। क्या मैं? परंतु बाबा, महाराज अब मुझ पर विश्वास नहीं रखेंगे। उस दिन तो महाराज ने मुझे केवल समझाकर छोड़ दिया, परंतु आज यदि उन्हें मंत्री की काली करतूत के सबूत नहीं मिले तो वो मुझे दंड अवश्य देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, मुझ पर विश्वास रखो। तुम बस महाराज को लेकर आओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आज मैं उस तांत्रिक की विद्या का नाश करके उस खजाने को प्रकट करूंगा। ठीक है बाबा, इस राज्य के हित के लिए मैं फिर एक बार जाकर महाराज से निवेदन करता हूँ। मैं कुछ भी करूंगा, परंतु महाराज को उस गुफा में लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊं। ऋषि बिरजू को अपना आशीर्वाद देते हैं और बिरजू महाराज राजमहल जाने के लिए निकलता है। कुछ देर के बाद जब बिरजू महल में आता है, उसे देखकर मंत्री के माथे पर शिकन आ जाती है। मंत्री उसे बाहर ही रोकता है और क्या हुआ? आज तुम्हें फिर से यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाना पड़ा? क्यों आए हो यहाँ? मेरा महाराज के पास काम है, मुझे उन्हें कुछ बताना है। आप कृपया मुझे उनसे मिलने की अनुमति दीजिए। मंत्री विचार करता है कि इसे जाने देता हूँ, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। मंत्री उसे महाराज से मिलने की अनुमति देता है और उसके साथ राजसभा में आता है। बिरजू को देखकर महाराज, क्या हुआ लकड़हारे? आज तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या आज फिर से राज्यसभा का समय व्यर्थ गंवाने का विचार तो नहीं है तुम्हारा? नहीं महाराज, मैं आपका समय गंवाने नहीं आया हूँ, अभी तो आपको सत्य से अवगत कराने आया हूँ। महाराज, ये फिर से उस खजाने के पुराने पन्ने खोलने आया है। उस दिन तो हम खुद जाकर देख कर आए हैं। हाँ, मंत्री जी सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हें उस दिन भी चेतावनी दी थी कि फिर यदि ऐसा कुछ करोगे तो दंड के भागी बनोगे। जी महाराज, मुझे स्मरण है और मैं इस बार गलत आरोप नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास मंत्री जी के विरुद्ध प्रमाण है। प्रमाण की बात सुनकर मंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाने लगती हैं। मंत्री सोचने लगता है कि कहीं सच में लकड़हारे को कुछ पता तो नहीं चल गया है। महाराज, इसके पास क्या प्रमाण हो सकता है? उस अंधेरी गुफा को हम सब ने देखा है, वहाँ कुछ भी नहीं था। महाराज, मेरे विचार में तो ये हमारे किसी शत्रु के कहने पर ये सब कर रहा है। आपका मुझ पर जो विश्वास है उसे तोड़कर मुझे इस राज्य से दूर करना चाहता है। हमारी राज्य की एकता और अखंडता तोड़ना चाहता है। मंत्री जी, आप बेकार में इतनी दूर की सोच रहे हैं। मेरा तो ऐसा कोई विचार नहीं है और ना ही मुझे शत्रु ने भेजा है। मैं तो इस राज्य का ही नागरिक हूँ और इसीलिए इस राज्य के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे ही पूर्ण करने आया हूँ। हम सब प्रजावासी जो कर देते हैं उसे लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। आप जो कालाबाजारी कर रहे हैं उसे अब सबके सामने आना ही होगा। महाराज, ये लकड़हारा फिर असत्य बोल रहा है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। इस बार मेरे पास प्रमाण है, मैं सब सिद्ध करके रहूंगा। बिरजू जिस निष्ठा और विश्वास के साथ ये कह रहा था, उसे देखकर मंत्री की चिंता बढ़ने लगी थी। लकड़हारे, मैं तुम्हारे इस विश्वास की सराहना करता हूँ, परंतु मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम मंत्री जी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हो। नहीं महाराज, मैं कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा हूँ। ठीक है, यदि अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपनी ईमानदारी की कसम खाता हूँ। महाराज, मैंने आज तक कभी भी बेईमानी नहीं की है, इसलिए अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि आज मैं आपके सामने सत्य प्रकट नहीं कर पाया तो आप मुझे जो भी दंड देंगे वो भुगतने के लिए मैं तैयार रहूंगा, फिर चाहे वो मृत्यु दंड ही क्यों ना हो।
बिरजू का ये आत्मविश्वास देखकर कुछ देर के लिए महाराज को भी आश्चर्य होने लगता है। वो मंत्री जी से कहते हैं कि मंत्री जी, यदि ये लकड़हारा इतने विश्वास से कह रहा है तो मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। महाराज, आप कहाँ इस लकड़हारे की बातों में आ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पता है, फिर भी प्रजा के लिए मैं आज फिर वहां जाऊंगा। मंत्री विचार करता है कि ठीक है, आज भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सब वन में गुफा की ओर चलने लगते हैं। इस बात का पता प्रजावासियों को भी लगता है और अब वो भी वन में जाने लगते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर मंत्री को चिंता होने लगती है कि कहीं सच में लकड़हारे ने सब देख तो नहीं लिया है। महाराज उस गुफा में आते हैं। इस बार भी गुफा में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता है। महाराज अब गुस्सा हो जाते हैं और लकड़हारे, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे प्रमाण दिखाने वाले थे ना? हाँ महाराज, कुछ क्षण रुकिए, आपको सब पता चल जाएगा। बिरजू मन ही मन ऋषि को याद करने लगता है। कुछ देर के बाद महाराज, मैंने आपको कहा था ना कि ये आज फिर हमें मूर्ख बना रहा है। हाँ, आपकी बात सही है। मैंने ही इस पर विश्वास करके गलती की है। अब तो इसे दंड देकर ही रहूंगा। महाराज आगे कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ सारा छुपाया हुआ खजाना प्रकट हो जाता है। उस खजाने को देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी ऋषि भी दिखाई देते हैं। राजन, यही है वो खजाना जो अभी मैंने प्रकट किया है। परंतु ऋषिवर, कुछ समय पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। हाँ, क्योंकि इस दुष्ट मंत्री ने एक तांत्रिक की तंत्र विद्या से खजाने को अदृश्य कर दिया था। कई दिनों से ये प्रजा के इस धन को लूट कर इसकी कालाबाजारी कर रहा है। आज इस ईमानदार लकड़हारे के कारण मैंने अपनी विद्या से तांत्रिक की विद्या का नाश करके खजाना प्रकट किया है। अब महाराज के सामने सब सच आ जाता है। महाराज का गुस्सा देखकर मंत्री खुद ही सब सच बता देता है। महाराज मंत्री को बंदी बनाने का आदेश देते हैं और बिरजू को इनाम देते हैं। ऋषि वो गहने और सिक्कों की पोटली और हीरो को प्रकट करते हैं। बिरजू, लो, ये सब तुम्हारा है। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिरजू, मैंने इसे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही बनाया था और तुम परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब इस पर तुम्हारा अधिकार है। बिरजू ऋषि की आज्ञा मानता है और वो सब लेकर घर आता है। गहने और हीरो को देखकर बिजली बहुत खुश हो जाती है। अपनी ईमानदारी और ऋषिवर के आशीर्वाद के चलते बिरजू धनवान बन जाता है।